इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, मैं हूं चारुल कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। चलिए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन की ओर। बंगाल, असम और केरल में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल में रैली के दौरान टीएमसी सरकार पर जंगल राज का आरोप लगाया और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने जनता से बदलाव के लिए वोट करने की अपील की। वहीं आज पीएम मोदी असम दौरे पर रहेंगे, जहां वे जनसभा को संबोधित करेंगे और पार्टी के लिए समर्थन जुटाएंगे। तीनों राज्यों में चुनावी माहौल गर्म होता जा रहा है। तीनों राज्यों में चुनावी माहौल हुआ तेज। टीएमसी सरकार पर जंगल राज का आरोप। आज असम दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दर्शन कार्यक्रम किया। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं ध्यान से सुनी और संबंधित अधिकारियों को तुरंत समाधान निर्देश दिए। सीएम हर व्यक्ति की बात गंभीरता से सुनते नजर आए। जनता ने अपनी शिकायतें सीधे मुख्यमंत्री के सामने रखी। सीएम योगी ने अधिकारियों से कहा कि शिकायतों का जल्द निस्तारण हो और लोगों को राहत मिले। इस कार्यक्रम से लोगों में भरोसा बढ़ा और प्रशासन को सक्रिय रहने का संदेश मिला। गोरखपुर में सीएम योगी का जनता दर्शन। सीएम योगी ने सुनी लोगों की समस्याएं, अधिकारियों को समाधान करने के दिए निर्देश। सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में आज गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित विवादित टिप्पणी मामले में सुनवाई होगी। इस केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वॉइस सैंपल को लेकर बहस होने की संभावना है। मामला राजनीतिक बयानबाजी से जुड़ा है, जिस पर कोर्ट में दोनों पक्ष अपनी दलीलें रखेंगे। इस सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं, क्योंकि ये मामला राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है। सुल्तानपुर कोर्ट में आज होगी सुनवाई। राहुल गांधी के वॉइस सैंपल पर बहस। कोर्ट में दोनों पक्ष अपनी दलीलें रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरलम के तिरुवल्ला में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी विपक्ष पर जमकर हमलावर दिखाई दिए। अपने भाषण के दौरान पीएम मोदी विपक्ष पर फिल्मों को जुठलाना और केंद्र सरकार के बिलों को लेकर अफवाह फैलाने का आरोप लगाया है। वहीं पीएम मोदी के बयान को लेकर अब सियासत भी पूरी तरह से गर्मा चुकी है। पीएम मोदी का विपक्ष पर जोरदार हमला, विपक्ष पर अफवाह फैलाने का आरोप, पीएम के बयान को लेकर सियासत गर्माई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के तिरुवल्ला में एक चुनावी रैली को संबोधित किया था। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी विपक्ष पर हमलावर दिखाई दिए। अपने भाषण में पीएम मोदी विपक्ष पर फिल्मों को झुठलाने और केंद्र सरकार के बिलों को लेकर अफवाह फैलाने जैसे आरोप उन्होंने लगाए। पीएम मोदी ने कहा कि कश्मीर फाइल्स, धुरंधर और केरला स्टोरी जैसी फिल्मों को लेकर विपक्षी दलों द्वारा गलत जानकारी फैलाई जा रही है। इसी तरह सीएए और एफसीआरए को लेकर भी विपक्ष जनता के बीच भ्रामक जानकारी फैला रहा है। ये कांग्रेस वाले, ये यूडीएफ वाले, वो एलडीएफ वाले, हर चीज में झूठ बोलना ये जैसे उनका स्वभाव बन गया है। देश को गुमराह करना ये उनका स्वभाव बन गया है। जब सीएए लाए तो देश को इतना झूठ बोला, इतना झूठ बोला। आज सीएए लागू हुआ, देश को कोई नुकसान नहीं हुआ है। झूठ बोलने में माहिर है। केरलम फाइल्स आई फिल्म तो भी बोलने लगे सब झूठ है। कश्मीर फाइल आई तो बोलने लगे सब झूठ है। धुरंधर फिल्म आई तो बोलने लगे झूठ है। कुछ भी करो, बता देना, झूठ फैला देना। इन दिनों एफसीआरए को लेकर के भी ऐसा ही झूठ फैलाया जा रहा है। यूसीसी के लिए ऐसा ही झूठ फैलाया जा रहा है।
गोवा में यूसीसी है, दशकों से है। पीएम मोदी के इस हमले के बाद विपक्षी दलों के नेता तिलमिला गए हैं। उन्होंने पीएम मोदी के बयान पर कहा कि प्रधानमंत्री को झूठ बोलने की आदत लग चुकी है। ये सही बात है, ऐसा कि ये सरकार झूठ बोलने में बड़ा माहिर है। आरएसएस के शाखा में जो बातें सिखाई जाती है उसमें झूठ कैसा बोलना है वो भी बचपन से सिखाया जाता है। मोदी जो झूठ बोलते हैं उनको उसका कुछ गलत लगता नहीं। इसका कारण ये है कि उनके दिलो दिमाग में ये बात बिठाई गई है, झूठ बोलना कुछ गलत बात नहीं है। तो झूठ बोलते रहते हैं, ये सही बात है ना, उसमें कोई नई बात है, ऐसा कोई बात नहीं है। धुरंधर फिल्म ये प्रचार की फिल्म है। ये जो ये कश्मीर फाइल, धुरंधर, ये फाइल, वो फाइल जो निकल रही हैं वो क्या है, वो बीजेपी का प्रचार करने के लिए जो फिल्म निकाली गई है। हालांकि सत्ता पक्ष के नेताओं ने भी विपक्ष को लताड़ा है। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के नेताओं ने प्रधानमंत्री के बयान को सही करार देते हुए कहा कि देश पीएम मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, लेकिन विपक्ष इससे काफी परेशान है। देखिए, ये तीनों पिक्चर्स जो हैं वो सत्य घटनाओं पर आधारित है और इसको लेकर इन्होंने एजेंडा फैलाना शुरू कर दिया कि मुसलमानों के खिलाफ है। नहीं साहब, ये देश के देशभक्त मुसलमानों के खिलाफ कभी भी नहीं है, पर देश के भीतर रह के जो पाकिस्तान के इशारे पर देश के खिलाफ साजिश करते हैं उनके खिलाफ तो बिल्कुल है। और अगर ऐसे ही इनको लगता है कि ये पिक्चर्स झूठ है तो क्यों नहीं मुकदमे किए? किसी ने मुकदमे नहीं किए। मुद्दों पर बहस करना लोकतंत्र में सार्थक होता है, लेकिन भ्रम का बादल पैदा करके राजनीति की दुकान बहुत दिन नहीं चल सकती है। अब फिल्मों का, जहाँ तक फिल्म सेंसर बोर्ड है, उसकी अनुमति के बाद कोई फिल्म का प्रसारण होता है, उसके मुद्दे से आप सहमत हो सकते हैं या असहमत हो सकते हैं, लेकिन घटनाओं के बारे में अपना नज़रिया आप पेश कर सकते हैं। लेकिन किसी फिल्म के बारे में यह कह देना वह बिल्कुल गलत है, यह जनता का नज़रिया नहीं होता है। एक राजनीतिक दल को फिल्म पर नज़रिया तय करे, यह भी अपने आप में नौमा आश्चर्य है। केरल विधानसभा चुनाव 9 अप्रैल को होने हैं। फिलहाल राज्य में सत्ता एलडीएफ के पास है और इस बार मुकाबला एलडीएफ और यूडीएफ के बीच कड़ा माना जा रहा है। बीजेपी भी चुनाव में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है और राज्य में अकेले चुनाव लड़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कूच बिहार में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए ममता सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में जनता के सामने 2 विकल्प हैं, टीएमसी का भय या बीजेपी का भरोसा। उन्होंने कूच बिहार की रैली में उमड़ी भीड़ को बदलाव का संकेत बताया। साथ ही कानून व्यवस्था, घुसपैठ, महिलाओं की सुरक्षा और मामला घटना को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए बदलाव का भरोसा जताया। पीएम का ममता सरकार पर तीखा हमला, अब की बार बंगाल में होगा बदलाव। पीएम मोदी ने जनता के सामने रखे विकल्प। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शक्ति प्रदर्शन किया। एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ममता बनर्जी सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव में जनता के सामने 2 विकल्प हैं, एक ओर टीएमसी का भय है और दूसरी तरफ बीजेपी का भरोसा। साथियों, इस बार बंगाल में एक और टीएमसी का भय है और इसका मुकाबला करने के लिए आपके पास भाजपा का भरोसा है। एक और टीएमसी के कटमनी और करप्शन का भय है, दूसरी ओर विकास को तेज रफ्तार देने वाली भाजपा का भरोसा है। एक और घुसपैठ कराकर विदेशियों को यहां बसाने का भय है, दूसरी ओर घुसपैठ रोककर सारे घुसपैठियों को बंगाल से बाहर करने का भाजपा का भरोसा है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ दिन पहले उन्होंने कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड से परिवर्तन महाअभियान की शुरुआत की थी। तब से पूरा टीएमसी सिंडिकेट घबराया हुआ है। राजधानी कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड से मैंने बंगाल में परिवर्तन महाअभियान की शुरुआत की थी। ब्रिगेड ग्राउंड की वो ऐतिहासिक तस्वीरें, वो जन सैलाब, जनता का उत्साह, जनता का जुनून, तब से पूरे टीएमसी सिंडिकेट घबराया हुआ है। पीएम मोदी ने कहा कि कूच बिहार में उमड़े जनसैलाब ने पुराने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ये उत्साह एक उज्जवल भविष्य और नए बंगाल के निर्माण का संकेत है। मैं इस मैदान में पहले भी आया हूं, लेकिन ये तो सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। ये विश्वास है उज्जवल भविष्य के लिए, ये विश्वास है नए बंगाल के लिए, बीजेपी की नई सरकार के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानून व्यवस्था, घुसपैठ और बदलती डेमोग्राफी, महिलाओं की सुरक्षा और मालदा की घटना को लेकर भी ममता सरकार को निशाने पर लिया और कहा कि अब बंगाल में बदलाव तय है। 3 भाषा फॉर्मूले को लेकर एक बार फिर से केंद्र और तमिलनाडु के बीच गतिरोध सामने आया है। सीएम स्टालिन ने इसे केंद्र द्वारा हिंदी थोपने का प्रयास और घोर पाखंड करार दिया है, जबकि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसे राजनीतिक विफलता छिपाने का घिसा-पिटा प्रयास बताते हुए खारिज किया है। 3 भाषा के फॉर्मूले को लेकर बहस, स्टालिन का केंद्र सरकार पर हमला, केंद्र और तमिलनाडु के बीच गतिरोध, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पलटवार। 3 भाषा के फॉर्मूले को लेकर एक बार फिर से केंद्र और तमिलनाडु के बीच गतिरोध सामने आया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने इसे केंद्र द्वारा हिंदी थोपने का प्रयास और घोर पाखंड करार दिया है, जबकि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसे राजनीतिक विफलता छिपाने का घिसा-पिटा प्रयास बताते हुए खारिज किया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर केंद्र पर जमकर हमला बोला और उन्होंने कहा कि ये शिक्षा सुधार नहीं बल्कि एक चालाक तरीके से हिंदी को पूरे देश में फैलाने की कोशिश है। ये नियम एक तरफा क्यों है? दक्षिण के बच्चों को हिंदी सीखनी है, लेकिन क्या हिंदी बोलने वाले राज्यों में तमिल या तेलुगु पढ़ाई जाती है? जवाब है नहीं। बिना पैसे और बिना तैयार टीचरों के ये नीति जबरदस्ती थोपी जा रही है। हालांकि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्टालिन के ट्वीट को रीपोस्ट करके जवाब दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत 3 भाषा फॉर्मूले पर सीएम सियासत कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि एनईपी तो हर बच्चे को उसकी अपनी मातृभाषा में पढ़ने का मौका देती है। ये नीति सभी भारतीय भाषाओं को बराबर सम्मान देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज में तमिल भाषा को राष्ट्रीय स्तर पर खूब सम्मान मिला है। काशी तमिल संगमम जैसे आयोजन इसका सबूत है। असली रुकावट तो डीएमके सरकार खुद है। तमिलनाडु ने अच्छे स्कूल बनाने के लिए एक समझौते पर साइन करने का वादा किया था और फिर वहां की सरकार मुकर गई। त्रिभाषा विवाद अब सियासी अखाड़े के बीच आ चुका है। सत्ता पक्ष के नेताओं ने सीएम स्टालिन के आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना है कि हिंदी पूरे देश की मातृभाषा है और उस पर किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। देखिए, स्टालिन चुनाव को देखकर हमेशा इसी तरह की बात करते। कहाँ हमने हिंदी थोपने की कोशिश की? हम लोगों ने तो 1-2 भाषाओं के साथ जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनको प्रोत्साहन दिया साहब। अब आप पहले कभी आप सोच सकते थे नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में लोग साइंस के साथ अब हिस्ट्री को भी ले सकते, ज्योग्राफी को भी ले सकते, और सबसे महत्वपूर्ण था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कि जो हम स्थानीय भाषाएं हैं, उस क्षेत्र की भाषाएं हैं, उनको प्रमोट कर रहे हैं। अब आप तमिलनाडु में वहाँ की स्थानीय भाषा को अगर प्रमोट कर रहे हैं, उसमें भी अगर किसी को प्रॉब्लम होता है और ज़बरदस्ती कहाँ दिखा दें, वो सिद्ध कर दें कि हम हिंदी को थोपने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, थोपा जा रहा है हिंदी।
यह तो इंडी गठबंधन के प्रमुख घटक दल है। माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी तो शिक्षा मंत्री और मानव संसाधन की जिम्मेवारी होने के नाते अपना बयान दे रहे हैं। सच यह है कि इंडी गठबंधन के लोग केक काटने के लिए जाते हैं वहाँ। हालांकि कांग्रेस नेताओं ने इस मामले में एम.के. स्टालिन का समर्थन किया है। उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि हर राज्य की अपनी भाषा होती है, लेकिन दक्षिण पर हिंदी भाषा का जोर देना या थोपना पूरी तरह से गलत है। मेरे ख्याल से ऐसा है, साउथ के ऊपर आप हिंदी इस तरह से थोपना बिल्कुल गलत बात है। उनको साथ में लीजिए और 3 लैंग्वेज फार्मूला बिल्कुल गलत फार्मूला है। ऐसा है, आगे जाके आहिस्ता आहिस्ता हिंदी सिखाइए, लिंक लैंग्वेज करके उनको उसको सिखाइए, लेकिन कंपल्शन करेंगे तो साउथ में उसका बड़े पैमाने पे विरोध होगा ही। साउथ में हमेशा एक माहौल ऐसा है कि उत्तर भारत हमारे खिलाफ है, तो इस तरह से उनके ऊपर एक भाषा थोपना उनके लिए हिंदी बड़ी कठिन है। इंग्लिश में सीखना ना, इंग्लिश भी आप भी इंग्लिश बेस चलाते हैं ना सब कारोबार, तो हिंदी थोपने की क्या ज़रूरत है। थोपना नहीं, लोगों को समझा के लोग सीखेंगे, ऐसा दिखे। ये विवाद कोई नया नहीं है। 1960 के दशक में भी तमिलनाडु में हिंदी के खिलाफ बड़े आंदोलन हुए थे, लोगों की जान भी चली गई थी। तब से तमिलनाडु की राजनीति में हिंदी का विरोध एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा रहा है। अब सीबीएसई के नए नियमों ने वही पुरानी आग फिर से जला दी। चलिए बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बीजेपी मुख्यालय के 47वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहनत और सेवा भाव से भाजपा आज देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव जाकर जनता से जुड़कर काम किया है। मुख्यमंत्री ने स्थापना दिवस पर सभी को बधाई देते हुए कहा कि भाजपा एक युवा और मजबूत पार्टी है, राष्ट्र को सर्वोपरि मानकर काम कर रही है। बीजेपी का 47वां स्थापना दिवस पर कार्यक्रम भजनलाल शर्मा का कार्यकर्ताओं को संदेश, बीजेपी को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बताया। कि हम राजस्थान के अंदर, पूरे देश के अंदर, केंद्र में भी हमारी सरकार है, राज्य में भी हमारी सरकार है, हमारा हेतु बाद में होना चाहिए। हमें जनता के बीच में जाकर के उनकी संवेदनाओं में बैठ करके उनके प्रति जो हमारा आत्मीय भाव है उससे हमें काम करना है और हमारी पार्टी को अजय बनाना है और पूरी ताकत के साथ जनता के बीच में रह करके हमें काम करना है। कि हम ऐसे ही नहीं आए, हमारे कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर के जनता के बीच जुड़ करके जिस तरह से सेवा के भाव से काम किया है और फिर राष्ट्र को प्रथम मानते हुए काम किया है, आज मैं कह सकता हूं कि यह भारतीय जनता पार्टी देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। आज के इस मौके पर क्योंकि 47वां स्थापना दिवस है, हमारी पार्टी युवा है और इसकी मैं आप सभी को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। राजस्थान के कोटा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नवनिर्मित जल संसाधन भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि कोटा क्षेत्र में समय समय पर बरसात के पानी को रोकने के लिए कई डैम बनाए गए हैं और यह संख्या यहां सबसे अधिक है। बिरला ने बताया कि सरकार ने सभी इलाकों को सिंचित करने की योजना बनाई है और असिंचित क्षेत्रों को कैसे पानी उपलब्ध कराया जाए इसकी विस्तृत योजना भी तैयार की जा रही है। उन्होंने कहा कि जल संसाधनों के बेहतर उपयोग से किसानों को पर्याप्त पानी मिलेगा और कृषि उत्पादन में सुधार होगा। तो राजस्थान का वहाँ क्षेत्र है जहाँ सबसे ज़्यादा पानी है, जहाँ बरसात का पानी भी है, कई नदियाँ भी हैं, तालाब भी हैं, बावड़ियाँ भी हैं और विरासत काल की बावड़ियाँ, तालाब समय समय पर सरकार ने बरसात के पानी को रोकने के लिए यहाँ पर के डैम भी बनाए हैं और सबसे ज़्यादा इस इलाके के अंदर डैम है। आने वाले समय में इस कोटा बूंदी संभाग के अंदर सभी इलाके सिंचित हो
इसके लिए सरकार ने योजना बनाई है और जो असिंचित इलाके हैं उसको कैसे सिंचित किया जाए उसकी भी योजना बनाई है। और भविष्य के अंदर जो नई योजना है, जो ERCP की योजना के तहत जो असिंचित इलाका बचा हुआ है उस असिंचित इलाके को सिंचित करने की योजना बनाई है, ताकि हर खेत तक पानी पहुंचेगा तो किसान की समृद्धि आएगी, खुशहाली आएगी। हर खेत तक पानी, जो माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं, हर घर तक पीने का पानी, जो माननीय प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त से घोषणा की है और उसके सबके टेंडर लग चुके हैं, चाहे परवन का है और चाहे नोरेरा बांध का हो। तो आने वाले समय में 2 साल के अंदर हर घर तक पीने का पानी उपलब्ध हो जाएगा। खबर हापुड़ से है, जहां तीर्थ नगरी गढ़मुक्तेश्वर की डॉल्फिन की गंगा नदी के अंदर अटकेलियां करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में डॉल्फिन गंगा नदी में अटकेलियां करती हुई नजर आ रही है, जिसका वीडियो किसी पर्यटक ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। आपको बता दें कि गढ़मुक्तेश्वर से बुलंदशहर के नरोरा तक गंगा नदी में सैकड़ों डॉल्फिन की गणना पहले भी हो चुकी है। डॉल्फिन को गंगा नदी को स्वच्छ करने और सबसे सीधी मछली माना जाता है। वीडियो किसी पर्यटक ने नाव से बैठकर बनाया है। खबर हापुड़ से है, जहां तीर्थ नगरी गढ़मुक्तेश्वर में डॉल्फिन की गंगा नदी के अंदर अटकेलियां करते हुए की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वायरल वीडियो में डॉल्फिन गंगा नदी में अटकेलियां करती हुई नजर आ रही है, जिसका वीडियो किसी पर्यटक ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। आपको बता दें कि गढ़मुक्तेश्वर से बुलंदशहर के नरोरा तक गंगा नदी में सैकड़ों डॉल्फिन की गणना पहले भी हो चुकी है। डॉल्फिन को गंगा नदी को स्वच्छ करने और सबसे सीधी मछली माना जाता है। वीडियो किसी पर्यटक ने नाव से बैठकर बनाया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया भर से जुड़ी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।